वेलकम दोस्तों, स्वागत है देवभूमि एजुकेशन पॉइंट पर आपका एक बार फिर से। तो साथियों, यहाँ पर यूटेट फर्स्ट का जो आज का पेपर था उसकी आंसर की मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ यहाँ पर को। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पर्यावरण वाला सेक्शन जो है इसकी आंसर की अभी मैं सबसे पहले अपलोड कर रहा हूँ। तो आप देखना इसमें एक या दो क्वेश्चन, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा एक या दो क्वेश्चन में डाउट या गलत होंगे, उसके बाद बाकी सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपको मैं सही बताने वाला हूँ। और जिन लोगों ने मेरे साथ कल का जो मैंने वहाँ एपिसोड बनाया था पर्यावरण का, वो पूरा देखा था, उसमें से 3 या 4 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, अभी जब क्वेश्चन पे पहुंचूंगा आपको सीधे बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। उन लोगों को खुद ही पता चल गया होगा भाई कि ये क्वेश्चन सीधे सीधे उस वीडियो से आए हुए हैं। देखिए, भारत के संविधान में वन्य जीवन का संरक्षण निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? तो दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पर डाउट इसलिए आ रहा है, मैं आपको बता दूं किस लिए आ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसमें मौलिक कर्तव्य नीति, मौलिक कर्तव्य तो है ही, ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य तो है ही, तो इसमें जो है नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर इसको मान भी सकते हैं, नहीं भी, लेकिन जो 7वीं अनुसूची है ना, तो 7वीं अनुसूची में आते हैं और तीनों अनुसूचियां जो होती हैं, राज्य सूची, समवर्ती सूची वगैरह ये सब आती। पहले ये राज्य सूची में था, ठीक है, फिर बाद में जो है इसको क्या कर दिया गया, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा समवर्ती सूची में डाल दिया गया था इस चीज को। 1976 में जब संविधान संशोधन होता है तो उसके बाद जो है इसको 7वीं अनुसूची में डाल दिया। तो 7वीं अनुसूची में ही जो है समवर्ती सूची आता है, ठीक है, तो समवर्ती सूची उसके अंदर आता, तो तब इसको मान सकते हैं कि इसके अंदर भी इसका उपयोग हो सकता है। तो 1 और 3 हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मैं मौलिक कर्तव्य आपका यहाँ पर सही मानूंगा, इसको हम डाउट के लिए छोड़ देंगे। मैं पहले ही कह रहा हूँ 1 या 2 क्वेश्चन में डाउट निकल कर आ रहा है। आगे बात करेंगे निम्न ताप परिरक्षण, जिसको क्रायो प्रिजर्वेशन तकनीक कहते हैं, तो इसके द्वारा संकटग्रस्त जातियों के बीजों और परागणों को लंबे समय तक परिरक्षित किया जाता है। तो दोस्तों आपको बता दूं, ये तरल नाइट्रोजन होता है, ठीक है, जो तरल नाइट्रोजन होता है ना, इसका -195 के आसपास का टेम्परेचर रहता है, मतलब बहुत 100-150 से कम जो है इसका माइनस में जो है तापमान रहता है। तो इतने कम में इसके बीजों को संरक्षित किया जाता है। कहीं पर आपको शुष्क बर्फ भी देखने को मिलेगी, बर्फ में नहीं होता, शुष्क बर्फ होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है, ये बर्फ नहीं होगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कह सकते हैं उसको, शुष्क बर्फ जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो यानी कि तरल नाइट्रोजन आपका इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ेंगे, वे प्रजातियां जो एक विशेष क्षेत्र तक सीमित होती हैं वो क्या कहलाती है? तो उसको स्थानिक कहेंगे, ठीक है, एंडेमिक स्पीसीज कहेंगे, उसको स्थानिक प्रजाति कहेंगे। आगे बढ़ेंगे, वायुमंडल की किस परत में वर्षण, आंधी, बादल, गर्जन, बिजली जो कि मौसम संबंधी जो भी घटनाएं होती हैं वो क्षोभ मंडल में होती है। ऑप्शन सी यहाँ पर ठीक होने वाला है। आगे है, जैविक कचरे से भरपूर घरेलू सीवेज की प्रवाह वाली नदी का परिणाम हो सकता है। तो ऐसी नदी में दोस्तों क्या होता है ना, जिसमें सीवेज वगैरह ज्यादा हो जाती है तो उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है उस जल में, ठीक है ना। तो जब हम जल प्रदूषण को मापते हैं वो ऑक्सीजन के उपस्थिति के आधार पर तो हम निर्धारण करते हैं ना, तो ऑक्सीजन की कमी होने से क्या होता है, जो जलीय जीव होते हैं वो मर जाते हैं, यानी कि मछली वगैरह की मौत हो जाती है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ते हैं, आपदा प्रबंधन निम्न में से किस सूची के अंतर्गत आता है? तो मैंने आपको जैसे कि पहले ही बताया वो किस सूची के अंतर्गत आता है। ये जो है ना तो केंद्रीय सूची में ना राज्य सूची में, ठीक है, ये किसी भी सूची में इस समय फिलहाल इसका उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन इसको समवर्ती सूची में हम इसलिए मान सकते हैं क्योंकि अनुच्छेद 248 के तहत जो है इसको संघ सूची में इसको प्रविष्टि मिली हुई है। सॉरी, मैंने यहाँ पर निशान लगा दिया, तो संघ सूची में इसकी प्रविष्टि संख्या 97 है, तो 97 के समानांतर इसको जो है रखा गया है, ठीक है। तो इसीलिए इसको आप कह सकते हैं आपदा प्रबंधन अधिनियम को रखा गया 97 के समानांतर, ठीक है, केंद्र द्वारा इसको इसी के तहत लागू किया जा सकता है। तो इसलिए मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर इनमें से कोई नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो लेकिन इसको केंद्रीय सूची भी आप जो है आयोग दे सकता है। तो ये दूसरा क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन है जिस पर डाउट है। आगे बढ़ेंगे, इसके बाद आपको कहीं पर कोई डाउट देखने को नहीं मिलेगा। प्राथमिक कक्षा के छात्रों से इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करना, आपको क्यों लगता है कि रेगिस्तानी इलाकों में कई पेड़ नहीं उग सकते हैं? तो निश्चित रूप से किस अधिगम संकेतक की उपलब्धि को दर्शाता है? देखिए, छात्रों को टीचर के द्वारा ये तो बताया जा रहा है या बच्चों को पता भी है पहले से ही, आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि रेगिस्तान में कुछ पेड़ नहीं उग सकते हैं, लेकिन आप उनसे क्यों नहीं उग सकते इस प्रश्न का उत्तर पूछना चाह रहे हैं, यानी कि वो स्पष्ट करेंगे ना इस चीज को। उनको पता है कि कुछ पेड़ रेगिस्तान में नहीं उग सकते हैं, लेकिन उसके बारे में वो स्पष्टीकरण देंगे कि क्यों नहीं उग सकते हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा, स्पष्टीकरण। आगे बढ़ेंगे, राजेश कक्षा 5 के शिक्षक हैं, वे वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी?
तो भाई देखिए वृक्ष संरक्षण के बारे में वो उनको संवेदनशील बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो संवेदनशील बनाना चाह रहे हैं। तो देखिए जब तक हम ठोकर नहीं खाते हमको चीजों के बारे में पता नहीं होता है ना। तो इसीलिए क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर प्रत्येक शिक्षार्थी को वो क्या करेंगे, एक एक पौधे को अपनाने को दे देंगे, उसकी देखरेख करना, उसको संरक्षण करना। जब बच्चा खुद अपने हिसाब से एक बच्चे की तरह उस पौधे को पालेगा, उस पौधे की देखरेख करेगा, तो इससे जो है उसके अंदर ये चीज जो है ज्यादा डेवलप हो पाएगी, यानी कि ऑप्शन ए इसीलिए यहाँ पर सही होता है। आगे बढ़ेंगे, भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो साथियों ये जो है नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं 130, इको मार्क किससे संबंधित है? जिसने मेरे वीडियोस रेगुलर जो है देखे होंगे मेरे चैनल पर, इको मार्क आपको पता है, ये मैंने बताया था बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। इको मार्क, इसका चित्र भी मैंने आपको दिखा रखा, मेरे पुराने वीडियोस में देख लेना पर्यावरण के, ठीक है। तो इको मार्क क्या है? पर्यावरण के लिए सुरक्षित वस्तुओं से जो है इन्वायरमेंटल फ्रेंडली कमोडिटीज के लिए होता है, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ेंगे, कार्बन क्रेडिट की संकल्पना निम्नलिखित में से किससे निकली हुई है या उद्भूत हुई है? ठीक है, तो ये क्योटो प्रोटोकॉल से निकली है दोस्तों, क्योटो प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी यहाँ पर ठीक है। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? भाई देखिए कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र, कृत्रिम का मतलब ये है कि मानव निर्मित जो पारिस्थितिकी तंत्र है, ठीक है। झील, अगर झील की जगह यहाँ पर तालाब होता ना तो तालाब सही आंसर होता, लेकिन झील है, झील तो मानव निर्मित नहीं होती है, नैनीताल हमने नहीं बनाया ना, खुद ही निर्मित है। घास का मैदान भी खुद निर्मित, वन भी प्राकृतिक है। तो घास, धान का खेत जो है वो मानव निर्मित है, तो कृत्रिम यहाँ पर ऑप्शन क्या होने वाला है? सही, धान का खेत। आगे बढ़ेंगे, विश्व जल दिवस मनाया जाता है कल ही के वीडियो में, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन है जो मेरी वीडियो से आया है। कल ही के वीडियो मैंने आपको 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई मैंने कहा था 3 के 3 दिन जो है आपको याद कर लेने हैं, 3 के 3 पर्यावरण से संबंधित है। तो आ गया ना दोस्तों, यहाँ पर 22 मार्च जो है क्या है? विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आर्कटिक मरुस्थल का दूसरा नाम क्या है? तो आर्कटिक मरुस्थल का दूसरा नाम यहाँ पर टुंड्रा जो है, ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। कहीं पर आपको ये टैगा भी देखने को मिलेगा, कोई इसका आंसर टैगा भी बता सकता है, लेकिन ये टुंड्रा इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे, भारत में 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का नाम रखा गया, भैया आंख बंद करो, जय बजरंगबली, ठीक है। आप सोचोगे आप भाई ये तो कॉर्बेट नेशनल पार्क था, कॉर्बेट का पुराना नाम क्या था दोस्तों जिस समय स्थापना हुई थी? हैली नेशनल पार्क के नाम से शुरू हुआ था, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर ठीक है। आगे बढ़ेंगे, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और उन सभी पशुओं पर रंग भरने के लिए बोलता है, ठीक है, और जो हमारे घरों में नहीं रहते ऐसे पशुओं पर। तो इस क्रियाकलाप का क्या उद्देश्य है? अब देखो भाई, ये क्वेश्चन भी जिसने मेरा वीडियो देखा था उसने साफ साफ देख ही लिया होगा। वो क्या करता है? सबसे पहले तो उसमें क्रिएटिविटी का विकास करना चाहता है, कल के वीडियो में बताया था। दूसरा ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ऑब्जर्वेशन भी तो उसमें होगा। तीसरा जो है वर्गीकरण कौशल का विकास करना, और जो है यहाँ पर ये तीनों चीजें इसमें सही होंगे, ठीक है। तो यानी कि 1, 2 और 3, ऑप्शन डी यहाँ पर को सही होने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने का पर्याप्त अवसर दिया जाता है, यह इंगित करता है। तो यह क्या इंगित करता है भाई? बच्चों को जो है पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने का पर्याप्त अवसर दिया जाता है, यानी कि सारी चीजें बच्चों को दे दी, भाई ठीक है अपने हिसाब से काम करो, आपको इतना मौका दिया जाता है, अपने हिसाब से आप पूरी इसका करो, ठीक है। तो वो बाल केंद्रित हो जाएगा ना, चाइल्ड सेंटर्ड हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सीधा सीधा सही। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित पद्धतियों में कौन सी कृषि में जल संरक्षण में सहायता कर सकती है? ठीक है, तो अब देखो दोस्तों यहाँ पर अब क्या है इसमें ना, कृषि भूमि की कम या शून्य जुताई। अब देखो कृषि, इससे भी जल संरक्षण होता है, क्योंकि जब मान लीजिए मिट्टी अगर बारिश बहुत टाइम से नहीं हुई है, अगर अनजुता खेत है ना तो उसमें अंदर नमी बनी रहती है, अगर आप उसको जुताई कर देंगे तो उससे नमी जो है चली जाती है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर जिप्सम तो नहीं हो सकता, ये तो सल्फर की पूर्ति के लिए होता है, ठीक है। नंबर 1 ये सही है। तीसरा, फसल अवशेष को खेत में ही रहने देना, ठीक है। ये दो बिल्कुल यहाँ पर सही लगते हैं, 1 और 3, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही लगता है, हो सकता है ऑप्शन सी भी जो है सही हो, केवल तीसरा सही हो। तीसरा तो सही है लेकिन इसमें पहला वाला भी सही हो सकता है, तो 1 और 3 ऑप्शन बी के साथ में यहाँ पर जाऊंगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, भारत के किस राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ हुई? तो भाई महाराष्ट्र में पानी पंचायत शुरू हुई थी दोस्तों, महाराष्ट्र में, ठीक है। 1974 की बात है ये। विलासराव सालुके नाम का व्यक्ति था, इसने 1974 में जो है कहां पर शुरू किया था? ये महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे,
निम्न में से कौन सा जीवाणु जल प्रदूषण के सूचक के रूप में काम में आता है? देखिए भाई, जो कोलाई होता है ना, ई कोलाई होता है, ई कोलाई का काम होता है क्या करना, ठीक है। ई कोलाई जो है क्या करता है, जल प्रदूषण को इंगित करता है, जल प्रदूषण बताता है, यानी कि मल वल वगैरह में ये चीजें होती है। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जल प्रदूषण सूचक में कौन सा जीवाणु आता है, उसका नाम बताना है। तो उसका नाम है दोस्तों कोलीफॉर्म, ठीक है। क्या है उसका नाम? कोलीफॉर्म। आगे बात करेंगे, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पोषक चक्र सूर्य के प्रकाश से सीधे संचालित होता है? कार्बन चक्र होता है, सीधे सीधे कार्बन चक्र है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, जैव ईंधन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जैव ईंधन के संबंध में देखिए, जैव ईंधन पारिस्थितिक अनुकूल है, बिल्कुल है। जैव ईंधन लागत प्रभावी होता है, बिल्कुल ठीक है भाई, ठीक है। और उसके बाद जैव ईंधन ऊर्जा संकट के समाधान में योगदान दे सकता है, ये भी ठीक है। जैव ईंधन मक्का से नहीं बनता, ठीक है। चलिए ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, भारत में निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभाव्यता वाला है? तो सर्वाधिक संभाव्यता भाई सौर शक्ति होगा। आप देख सकते हैं जगह जगह पर क्या हो रहा है, आजकल सौर ऊर्जाएं लग रही हैं, बड़े बड़े प्लांट लग रहे हैं। आगे निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है? जैविक खाद, कई लोगों ने इसको नीम किया होगा। नीम जैविक खाद नहीं किया जाता, कल के वीडियो मैंने बताया था किस में यूज होता है, कमेंट करके बताओ, ठीक है। ये एजोला होता है, ठीक है। एजोला का इस्तेमाल होता है जैविक खाद के रूप में। धान के खेत में एक प्रकार की एक घास टाइप की होती है, शैवाल ग्रीन कलर की। निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? तो सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4। चलिए आगे बढ़ेंगे, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति कौन सी है? तो भाई क्या करेंगे, कक्षा निर्देशन करेंगे, ठीक है। निदर्शन का मतलब होता है डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है। तो डेमोन्स्ट्रेशन, अगर आप किसी चीज को जैसे पिक्चर में दिखाओगे, कोई भी चीज जैसे प्रोजेक्ट के माध्यम से दिखाओगे, तो किसी चीज को दिखाओगे ना, जैसे हमको कहानी हम पढ़ेंगे हमको याद नहीं होगी, लेकिन अगर हमने पिक्चर देख ली तो 3 घंटे की मूवी हमें याद हो जाती है। तो कक्षा निदर्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे फटाफट से, एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। आप देख लो, जिसने मेरी क्लास ली थी उसको पता होगा इस क्वेश्चन का आंसर, बिल्कुल डिक्टो उसी प्रश्न को उठा दिया है और यहाँ पर रख दिया है दोस्तों। एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। निम्न में से कौन से कथन में शिक्षक का शैक्षिक उद्देश्य नहीं है? देखिए भाई, कक्षा में श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना, ऐसा नहीं है, ठीक है। बच्चे में सृजनशीलता का विकास करना, बिल्कुल। बच्चे का पुनर्चक्रण, पुनः प्रयोग, ठीक है। रूपांतरण संकल्पना को समझना, ये भी ठीक है। कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना, ठीक है। अब वो क्या करता है भाई, जो है प्रदर्शनी बच्चे की जो भी लगाएगा, उसके बाद वो स्कूल में एक छोटी सी प्रदर्शनी बनाएगा, ठीक है। इससे बाकी बच्चे भी क्या होंगे, मोटिवेट होंगे। तो ऑप्शन ए यहाँ पर को गलत होगा, ठीक है। ये जो पेपर था, ये प्रश्न था, ये पिछले पेपरों में आया था, 2021 या 20 के पेपर में आया था, मैंने बताया था आपको, ठीक है। और उसमें यही आंसर जो परीक्षा बोर्ड था उसने यही आंसर माना है, ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ेंगे, दूसरी कक्षा की शिक्षिका तनुजा को फूल से संबंधित विषय के बारे में पढ़ाना चाहती है या पढ़ाना है, उसे क्या करना चाहिए? तो वो क्या करेगी भाई, देखिए, बच्चों को स्कूल के बगीचे में ले जाए जहां बहुत सारे फूल है, तो बगीचे में ले जाएंगे जहां पर बहुत सारे फूल हैं, विभिन्न फूलों के बारे में लाइव दिखा करके सिखाएगी तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एकीकृत पर्यावरण विज्ञान के रूप में ईवीएस अध्ययन का क्या महत्व है? ठीक है, तो एकीकृत पर्यावरण, देखिए, प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण से संबंध स्थापित करने में जागरूक और सक्षम होना, यही इसका महत्व और उद्देश्य है, ठीक है, अध्ययन का। चलिए आगे बढ़ेंगे, लास्ट क्वेश्चन है, देश में पर्यावरण कानूनों की समीक्षा के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था? तो भाई वो है सुब्रमण्यम समिति, ठीक है, सुब्रमण्यम समिति है, सुब्रमण्यम कमेटी है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। तो साथियों, मैंने 30 क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए, लगभग यहाँ पर 3 क्वेश्चन में जो है थोड़ा सा मेरे को डाउट आ रहा था कि 50-50 हो सकता है, लेकिन आपको मैं बता दूं, जब आंसर की आएगी देखेंगे हम उसमें कितने क्वेश्चन पर हुआ। अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट लग रहा है, तो अगर आप कुछ विचार विमर्श करना चाहते तो कमेंट सेक्शन नीचे खाली पड़ा है, वहां पर जल्दी से कमेंट करके बता दो। बाकी वीडियो को लाइक और बाकी लोगों तक शेयर भी कर लो। धन्यवाद, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फटाफट से।